अन्नदाता अन्नदाता नीति तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसान का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है, कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बदलते मौसम में दुधारू पशुओं की देखरेख। कैसे पाएं पानी की गंभीर समस्या से छुटकारा। जैसा कि अभी मॉनसून आने वाला है और बरसात से पहले पशुओं की कुछ देखरेख करने की जरूरत पड़ती है ताकि इनके स्वास्थ्य और उत्पादन पर कोई विपरीत असर न पड़े। तो पशुपालक भाई बरसात आने से पहले अपने दुधारू पशुओं की देखरेख किस प्रकार करें, जानते हैं जिला मधुबनी के डॉक्टर मनीष कुमार से। जैसा कि मानसून 13 मई से संभावित है या इसके बाद बताया गया है, किसानों को विशेषकर पशुपालकों को अपने पशुओं को अब सुरक्षित रखने का उपाय करना चाहिए। उनको पशु जहाँ रखते हैं, पशु बाड़ा कह सकते हैं, उसकी मरम्मती कर लेनी चाहिए जिससे कि वर्षा के समय पशु भीगे नहीं और उसको सर्दी गर्मी से बचा सकें। पशुओं की आवास व्यवस्था। पशु का आवास जितना अधिक स्वच्छ और आरामदायक रहता है, पशु का स्वास्थ्य उतना ही अच्छा रहता है, जिससे वो अपनी क्षमता के अनुसार उतना ही अधिक दूध देने में सक्षम हो सकते हैं। अतः दुधारू पशुओं के लिए साफ सुथरी और हवादार पशुशाला का निर्माण जरूरी है। पशुशाला में सूर्य का प्रकाश और हवा का आगमन अच्छा होना चाहिए और गर्मी सर्दी के बचाव के लिए उचित होना चाहिए। दूसरा, बरसात के समय जो है कि जल जमाव की समस्या हो जाती है। इससे पशुपालकों को कहीं न कहीं ऊंचा स्थान चिन्हित करके रखना चाहिए जहां वे वर्षा का पानी या बाढ़ का पानी बढ़ने पे उस उच्च स्थान पे पशुओं को ले जाके बांध सकें। उसके अलावा उनको पशुओं को स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था पहले से चिन्हित करके रखनी चाहिए कि बरसात के समय जब चारों तरफ गंदा पानी हो तो उनको पशु को स्वच्छ पानी उपलब्ध करा सकें। उनको बरसात के समय अपने चारा जो स्टोर किए हुए हैं उसको कहीं ऊंचा स्थान पे रखना चाहिए और बारिश के पानी से भीगने से बचाना चाहिए। अन्यथा जो है कि बारिश के पानी से भीगने पे चारा में जो है कि फंगल टॉक्सिन डेवलप हो सकता है जिससे पशु बीमार पड़ सकते हैं। तो वो चारा को सूखे स्थान पे रखें, पशुओं के लिए उच्च स्थान चिन्हित कर लें और पीने के पानी की व्यवस्था बरसात के समय कर लें। इसके अलावा रोगों से बचाव के लिए उनको अभी कीड़े की दवा, चूँकि बरसात के समय जो है कि कीड़ा पशुओं के पेट में कीड़े की दवा देनी आवश्यक है जिससे कि पशु जो है कि पहले से हम दवा दे दी रहेंगे जो कि कोई कृमि नाशन की व्यवस्था हो जाए। उसके अलावा 2 वैक्सीन है जो कि प्री मानसून में हम लोग देते हैं। एक तो FMD का वैक्सीन है, खुरहा मुहपका रोग, जिसकी बिहार के अन्य जिलों में खुरहा मुहपका रोग का वैक्सीनेशन जारी है। हम उम्मीद करते हैं हमारे यहाँ भी इस माह के अंत तक या अगले महीने के प्रथम सप्ताह में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। तो FMD का वैक्सीन मानसून पूर्व होना चाहिए। उसी तरह से HSBQ का वैक्सीन अल्दो
पहले हो चुका है, HSBQ का वैक्सीनेशन जो है कि मानसून पूर्व होना चाहिए। कीड़े की दवा दे देनी चाहिए, पशुओं को भीगने से बचाया जाना चाहिए और स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए। किसान भाइयों, दुधारू पशुओं के पालन में सबसे अधिक खर्च आहार पर होता है। 2 लीटर दूध देने वाली भैंस को किलोग्राम अतिरिक्त दाना देना चाहिए और 2.5 लीटर दूध देने वाली गाय को 1 किलोग्राम अतिरिक्त दाना देना चाहिए। दाने की मात्रा पशु के दुग्ध उत्पादन पर निर्भर करता है। दुधारू पशुओं के आहार में हरा एवं सूखा चारा के साथ साथ 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 30 ग्राम नमक प्रतिदिन खिलाना चाहिए। हरा और सूखा चारा गाय और भैंस के लिए आहार में प्रतिदिन दाना 2 से 3 किलोग्राम, हरा चारा 8 से 10 किलोग्राम, सूखा चारा 7 से 8 किलोग्राम पशु के उत्पादन और वजन के अनुसार खिलाना चाहिए। गाहे बेगाहे पशु जो है कि इधर उधर पानी पी ही लेते हैं, इसलिए पशुओं को इस समय जितना उनको भूख हो उससे हल्का कम खिलाना चाहिए और रफेज ज़्यादा देना चाहिए और ये कंसंट्रेट की मात्रा थोड़ी कम करनी चाहिए और उनको प्रोबायोटिक का कोई भी मिक्सचर बाजार से लेके उनको दिया जाना चाहिए। साथ में नमक और मिनरल मिक्सचर अवश्य दिया जाना चाहिए और खाने का काम सुबह जितना अर्ली हो सके उतना किया जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बरसात ही नहीं है, गर्मी भी है। तो पशुओं को सुबह सुबह खिला देना चाहिए और शाम में थोड़ा सा देर से खिलाना चाहिए, जिससे कि उनका पाचन ठीक रहे और दिन में उनको जो है कि पेट में कम अनाज रहे, जिससे कि वो उनको सांस लेने में दिक्कत नहीं हो। पालकों को वर्षा में किसी तरह का पशुओं में बीमारी का कोई भी शुरुआती लक्षण दिखे तो अपने नज़दीकी पशु चिकित्सा पदाधिकारी या पशु चिकित्सालय से संपर्क करें, वहाँ पे जो है कि उनको उचित सलाह मिलेगा। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। राज्य ही नहीं, पूरे देश में जल का संकट जनजीवन पर गहराता नजर आ रहा है। जल है तो कल है, जल ही जीवन है, जल बिन सब सून इत्यादि नारे हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य लगातार जल की बर्बादी कर रहा है, जिससे लगातार जल संकट बढ़ता जा रहा है। तो क्या हम इस पानी की गंभीर समस्या से निजात पा सकते हैं? क्या है इस समस्या का कोई समाधान? जी हाँ, आप पानी का संचय करने के साथ ही सही उपयोग करके इस संकट से निपट सकते हैं। तो इसके लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सबसे पहले मैं बता दूं कि वाटर रिचार्ज, जिसको बोलते हैं जल पुनर्भरण, जैसे कि आप भूमिगत जल को पुनर्भरण कर सकते हैं या कोई भी जो पानी है आपका जो वेस्ट जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, उसको अगर आप संचित करना चाहते हैं तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं जो हमारे किसान भाई भी कर सकते हैं। कई एरिया में किसान जानकारी के अभाव में पूरे साल के दौरान ऐसी फसलें लेते हैं जिसमें सिंचाई जल अधिक लगता है, इसलिए फसल चक्र का ध्यान रखें और फसल चक्र में दलहनी फसलों को जरूर शामिल करें। बरसात से पहले खेतों में मेड़बंदी करें, जिससे खेत का पानी खेत में रहे। प्रयास करें कि खेतों में अधिक से अधिक कंपोस्ट खाद का प्रयोग हो। ऐसा करने से फसलों में सिंचाई का अंतर बढ़ जाता है। आप खेत में सबसे निचली जगह पर तालाब बनवा सकते हैं। ढलानों पर छोटे छोटे गड्ढों का निर्माण करवा सकते हैं, जिससे बरसात का पानी इकट्ठा हो सके। ऐसा करने से भूमि का जलस्तर बढ़ता है और यदि बड़ा तालाब है तो सिंचाई के लिए भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। 1 एकड़ या इससे अधिक एरिया में तालाब निर्माण के लिए शासन द्वारा अनुदान भी देय है। अगर छोटे लेवल की बात करें तो सबसे पहला जो एक काम होता है जिसको बोलते हैं सोख्ता निर्माण, जो आप देखते होंगे कि हमारे घर के आसपास में काफ़ी जगहों पे आपने देखा होगा कि लोग सोख्ता का निर्माण करते हैं। वो कैसे काम करता है एक्चुअली, वो जैसे मान लीजिए आपके पास हैंड पंप है या कहीं से भी पानी जो बहता है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पानी छत के ऊपर से बह के आ रहा है या फिर नीचे ज़मीन का पानी बह के आ रहा है या किचन का पानी बह के आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, सोख्ता निर्माण करते हैं। सोख्ता निर्माण ऐसे होता है कि वो 1 मीटर जैसी उसकी चौड़ाई होती है और 7 से 10 फीट जैसी उसकी गहराई होती है। उसमें हम क्या करते हैं कि उस लेयर को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, उसको बांटते हैं। पहला लेयर जो होता है उसमें हम बड़े बड़े ईंट के टुकड़े रखते हैं, उसमें गिट्टी रखते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें ग्रेवल रखते हैं। ग्रेवल मतलब आपका जो बड़ा बड़ा जो बोलते हैं, जो पथरीला बोल्डर जैसे होते हैं, उसको रखते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक लेयर हम बालू का रखते हैं। इससे क्या होता है, जब भी पानी अगर आपका उससे बह के अगर नीचे की तरफ जाता है तो आपका पानी साफ होता हुआ चला जाता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, ये नाली का गंदा पानी नहीं होना चाहिए।
चाहिए, क्योंकि ये गंदा पानी होने से आपकी ज़मीन के नीचे का जो पानी है उसको वो खराब कर सकता है, संक्रमित कर सकता है। तो पहला ये सोख्ता निर्माण होता है। दूसरा जो होता है, जो हम कृषकों को बोलते भी हैं कि अगर आपके पास 10 एकड़ की ज़मीन है तो ऐसा बोला जाता है कि कम से कम 1/10वां हिस्सा, जैसे 1 एकड़, आप उसको जल को संचय करने के लिए बनाइए। तो जैसे कि आजकल समेकित कृषि प्रणाली पे भी काफ़ी जोर दिया जा रहा है, तो हम किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि वो 1 एकड़ का कम से कम तालाब अपने खेत में बनाएं। अगर 1 एकड़ नहीं है तो आधा एकड़ का ही, लेकिन वो तालाब बनाएं। तालाब बनाने से एक तो ये होता है कि पानी आपका संचित होता है। गर्मी के समय में जब आपके पास पानी नहीं होती है तो वो पानी से आप चाहे तो बरसात के पानी को जमा करके उसको आप सिंचाई के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि उसमें आप मछली पालन भी कर सकते हैं। तो इससे ये होता है कि आपके जो ज़मीन के अगल बगल का हिस्सा होता है वहाँ पे भी पर्याप्त नमी बनी रहती है, क्योंकि जो रिसाव होता है जिसको बोलते हैं सीपेज, तो उसकी वजह से आपके अगल बगल के जो मृदा में जो मॉइस्चर होती है, जो नमी होती है, वो बनी रहती है। तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद एक और तरीका होता है जो हम अपने घरों में प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे कि आप वर्षा जल संरक्षण होता है जिसको बोलते हैं रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब छत का जो पानी होता है उसको आप संचित कर सकते हैं। तो छत के पानी को कैसे संचित करना है, ये बहुत ही आसान तरीका है। मान लीजिए आपका घर अगर छप्पर वाला है या फिर आपका छत वाला घर है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस पानी का एक मुहाना आप रखिए, आप उसका एक ही आउटलेट पॉइंट रखिए, उसको पाइप से जोड़ते हुए उसको सोख्ता में पहुंचाना है बस। और सोख्ता का बस वही विधि है, 3 लेयर हमें बनानी होती है, जिसमें ईंट के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, गिट्टी होते हैं, फिर उसके बाद आप छोटे छोटे टुकड़े रखें, उसमें चारकोल भी रख सकते हैं, कोको पिट भी रख सकते हैं, नारियल का जो आप बोलते हैं कोको, वो रख सकते हैं। उसके बाद उसमें आप सैंड का एक लेयर, बालू का लेयर रख सकते हैं। सिंपली उसमें पाइप आपको अंदर की तरफ डालना है। तो इससे क्या होता है कि वो बहुत स्वच्छ जल होता है, इसको आप स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं जिसे किसान मिलकर कर सकते हैं, जैसे खेत के निचले स्थान पर रिचार्ज स्ट्रक्चर लगाएं, जहां बरसात का पानी इकट्ठा होता हो। पुराने कुएं और नलकूपों को बरसात से पहले रिचार्ज करने की तकनीकों को अपना ले, जिससे भूमि का जलस्तर बढ़े और नलकूपों से भरपूर पानी आए। किसान संगठन बनाकर शासन प्रशासन की सहायता से नदी नालों में स्टॉप डैम और ढाल के विपरीत चेक डैम का निर्माण करवा सकते हैं। तो ये सारी विधियां हैं जो एक किसान अपना के अपने अगल बगल के वातावरण में पानी को संचित कर सकता है और अनावश्यक जल जमाव से भी बच सकता है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश में कई किसान बोरो धान की खेती करते हैं। फिलहाल ये फसल बढ़वार की अवस्था में है और इससे अधिक पैदावार लेने के लिए अभी से ही कुछ जरूरी प्रबंधनों को करना पड़ता है, जिसके बारे में बता रहे हैं बीएसटी जिला मधुबनी के कृषि विशेषज्ञ शिव कुमार। किसान भाई देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धान जो है भोजन का मुख्य प्रमुख फसलों में जो है, फसलों के साथ साथ जो है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है, जिससे मनुष्य अपनी भोजन का अधिकांश भाग पूरा करता है। बोरो धान की खेती मुख्यतः देखा गया है कि उत्तरी बिहार, उड़ीसा, बंगाल इत्यादि प्रदेशों में, खासकर जहां साल भर जल जमाव रहते हैं, और उस जल जमाव क्षेत्र को अगर हमारे किसान भाई थोड़ा सा जो है प्रबंधन कर ले, समुचित प्रबंधन कर ले और सस क्रिया को अपना करके जो है बोरो धान की खेती अगर करते हैं तो एक अच्छा जो है विकल्प के रूप में ये उभर सकता है। किसान भाई बोरो धान की अगर बात करेंगे तो बोरो धान में जो है पानी हमेशा जो है बनी रहे, इसका प्रबंधन आपको उचित प्रबंधन करना पड़ेगा, जिससे आपका जो है पौधा की बढ़वार भी बनी रहेगी और उपज भी जो है आपको अच्छी आएगी। खरपतवारों का शुरुआत से ही अधिक प्रकोप होता है। खरपतवार फसलों के साथ साथ प्रकाश, मृदा जल, पोषक तत्वों तथा वायु के लिए प्रतिस्पर्धा कर उसकी उपज में भारी कमी करते हैं। फसलों को हानि पहुंचाने वाले व्याधियों जैसे कीट, रोग, सूत्रकृमि की अपेक्षा खरपतवारों द्वारा फसलों को सर्वाधिक हानि होती है। अगर खरपतवार नियंत्रण की बात करेंगे तो किसान भाई सबसे पहले खरपतवार के लिए पहली निदाई गुड़ाई जो है रोपाई के 1 महीने बाद तथा दूसरी जो है 2 महीने बाद करें। और अगर ज्यादा मात्रा में अगर खरपतवार होती है तो उसके लिए आप बिस्पैरीवेट सोडियम 10% EC 0.2 लीटर बुआई के 15 से 20 दिनों के बाद 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए, जिससे, और छिड़काव करते समय जो है खेतों में जो है 1 से 2 इंच हमेशा पानी लगे होना चाहिए, जिससे
जो है अच्छी और इफेक्टिव जो है तो प्रभावशील दवाई का जो है प्रभावशील उपयोग होगा। इसके बाद किसान भाई अगर खाद और उर्वरक का अगर जो है प्रबंधन की बात करेंगे तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जो मात्रा रहती है वो अनुपात में 120, 60 और 40 केजी प्रति हेक्टेयर के अनुपात में देना चाहिए, जिसमें से नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा रहती है तथा फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा रोपाई के समय उपयोग करना चाहिए तथा बचे हुए जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा है वो 20 से 25 दिनों के बाद जो टॉप ड्रेसिंग यानी ऊपरी बेसन के रूप में देना चाहिए तथा आधी मात्रा जो है उसको गाभा के निकलने के समय करना चाहिए। सिंचाई की बात करेंगे तो किसान भाई बोरोडाइस की खेत में जो है सिंचाई आवश्यकता अनुसार करते रहना चाहिए, जिससे पौधों की बढ़वार हमेशा बनी रहे। खैरा रोग धान में लगने वाला एक रोग है जिसमें पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं। पौधा बौना रह जाता है और व्याध कम होती है। प्रभावित पौधों की जड़ें भी कत्थई रंग की हो जाती है। यह रोग मिट्टी में जस्ते की कमी के कारण होता है। इसके रोकथाम के लिए फसल पर 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 2.5 किलोग्राम बुझे चूने के साथ 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे प्रमुख कीट और कीट के बारे में तो इसमें गंधी बग लगने की ज्यादा संभावना रहती है। गंधी बग लगन को कंट्रोल करने के लिए 20 से 25 केजी फोलिडॉल या मिथाइल पाराथियोन 2% या क्विनोलफॉस 1.5% घोल को जो है प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। सुबह के समय दाना बनने के समय जो है छिड़काव करें। तना छेदक कीट धान की फसल में लग जाते हैं। तना छेदक कीट की सुड़ियां काफी हानिकारक होती है। यह हल्के पीले शरीर वाली तथा नारंगी पीले सिर की होती है। मादा सुड़े के पंख पीले होते हैं। यह पौधे की गोफ में प्रवेश कर जाती है, जिससे पौधे की बढ़वार रुक जाती है। कीट पौधे की गोफ के तने को काट देती है, जिससे गोफ सूख जाता है और बालियों का रंग सफेद पड़ने लगता है। 5% प्रति वर्ग मीटर से अधिक गोफ मृत होने पर रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। तना छेदक की रोकथाम के लिए कार्बोफुरान 3G 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। पत्र लपटक की बीमारी आती है, इसके लिए आप मोनोक्रोटोफॉस 36 EC 1 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। बैक्टीरियल ब्लड, अगर प्रमुख रोग के बारे में अगर बात करेंगे तो बैक्टीरियल ब्लड जो है इसमें ज्यादा मात्रा में लगते हैं, जिसके लिए स्टेप्टोसाइक्लिन 50 ग्राम प्लस जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम को मिला करके दोनों को मिला करके छिड़काव करेंगे, जिससे रोग पे नियंत्रण पा सकेंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपकी द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मालौर, जिला भोजपुर के कृषक जोगराज सिंह ने। यह मूंग की फसल में किए जाने वाले आवश्यक कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जोगराज सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों नमस्कार। आज आपने जो गर्मा मूंग की फसल लगा रखी है, हम आज उसके प्रबंधन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम खरपतवार नियंत्रण की बात करते हैं। किसान भाइयों, मूंग की फसल के साथ कुछ खरपतवार भी उगाते हैं, जो कि फसल के साथ खाद, उर्वरक, हवा, पानी और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे मूंग की फसल का सही विकास नहीं हो पाता और उत्पादन में कमी आ जाती है। अगर आपने बुआई के समय खरपतवार नियंत्रण के लिए शाकनाशी जैसे कि पेंडिमिथेलिन या फ्लूक्लोरेलिन का प्रयोग किया है तो अच्छा है। अगर नहीं किया है तो फिर बुआई के बाद प्रथम निंदाई बुआई के 20 से 25 दिन के बाद करेंगे और दूसरी निंदाई 45 दिन के बाद करेंगे, जिससे जो भी खरपतवार हैं वो आपके खेतों में नहीं रहेंगे और हमारे मूंग की फसल को काफ़ी लाभ होगा। किसी भी फसल की वृद्धि व विकास में सिंचाई का अहम योगदान होता है, इसलिए आप मूंग की फसल में सिंचाई का विशेष ध्यान रखें और खेत की मिट्टी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए फसल की जरूरत के हिसाब से ही सिंचाई करें।
दूसरी बात पे हम चर्चा करेंगे सिंचाई की बात पे। अगर खेतों में पर्याप्त नमी नहीं है तो फिर आप मूंग की फसल में सिंचाई बुआई के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई देंगे। सिंचाई देने के बाद आपको 3 सिंचाई करना अति आवश्यक है, जो कि बुआई के 20 से 25 दिन के बाद, 35 से 40 दिन के बाद और फली पकने के समय करनी होती है। मूंग में प्रमुख कीट पत्ती मोड़क और सफ़ेद मक्खी हैं। सफ़ेद मक्खी एक रस चूसक कीट है जो कि पत्तियों के नरम पत्तियों और नरम तनों के रस को चूसती है, जिससे पौधे कमज़ोर पड़ जाते हैं और सूखने लगते हैं। यह कीट पीला मोज़ेक वायरस और पीला मोज़ेक विषाणुओं को फैलाने में भी सहायक होती है। पीला मोज़ेक विषाणु मूंग का सबसे खतरनाक बीमारी है, जिसकी वजह से मूंग की उपज घट जाती है। अतः इस कीट का नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है और इसके नियंत्रण के लिए आप इमिडाक्लोरपिड या फिप्रोनिल 2.5 से 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे। इसके अलावा मूंग की फसल में इल्लियों का प्रकोप होता है। यह इल्लियां पहले मूंग की कोमल पत्तियों, टहनियों और फूलों को खाकर नुकसान पहुंचाती हैं और फली आने पर फलियों में छेद करके दानों को खराब कर देती हैं, जिससे मूंग के पौधों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि कीट प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो रासायनिक नियंत्रण के लिए आप इंडोक्साकार्ब दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें तो इन इल्लियों का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। पत्ती मोड़क कीट की इल्लियां पत्तियों को मोड़कर उसके अंदर रह के हरे रंग के पदार्थों को खा जाती हैं और पत्तियां सफ़ेद पड़ जाती हैं। अतः इनके बचाव के लिए आप फ्लूबेंडामाइड 6 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर या फिर स्पाइनोसैड 4 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे। मूंग के प्रमुख रोग आपको एक पहले बता चुका है, पीला मोज़ेक वायरस। दूसरा है पर्ण दाग, जिसे लीफ स्पॉट भी कहते हैं। लीफ स्पॉट के कारण हल्के या गहरे भूरे रंग के छोटे से बड़े धब्बे पत्तियों पे बन जाते हैं और इनकी रोकथाम के लिए आप जाइनेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे। इस तरह से बताए गए निर्देशों के अनुसार अगर आप मूंग की फसल में अधिक ध्यान देंगे तो अच्छे से अच्छा लाभ ले सकेंगे। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18, बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।